हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल डीसी मैथ पाटन पे। आइए स्टूडेंट, कुछ नया ट्राई करने का हम चल रहे हैं। क्लास 11th के पीएमएसएसबी की जो मैथ्स की क्लासेस हैं वो हम आपके लिए कंटिन्यू करने वाले हैं। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगा। स्टूडेंट अगर पसंद आता है तो ज़रूर बताइएगा कि ये आज का जो हमारा पढ़ाने का तरीका है कैसा लगा। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है कि इफ़ आपको पास दे दिया गया है कुछ वैल्यूज़, ये दिया गया है, देन आपको क्या फाइंड करना है। आपको फाइंड करना है एक्स माइनस वाई प्लस जेड आपको फाइंड करना है। आइए सबसे पहले आप देखिए एक्स वाई जेड है कहाँ पे, एक्स वाई जेड है कहाँ पे। तो आप देखते हैं स्टूडेंट कि एक्स यहाँ पे है, वाई यहाँ पे है, जेड यहाँ पे, मतलब कि पावर्स में है। जब पावर्स में चीज़ें होती हैं तो आखिर कैसे करना होता है। सबसे पहले तो आपको ध्यान देना है, इसको सॉल्व करेंगे तब आपका एक्स का वैल्यू आएगा। एक्स का वैल्यू आएगा कैसे, तो सर ये एक्स का वैल्यू ऐसे आएगा कि आपको इस 512 को ऐसे आपको रूट में इसको ऐसे पावर्स में लिखने होंगे 2 के, जिसको क्या मिले हमें 512 मिले। तो आप जानते हैं कि 512 कैसे मिलता है स्टूडेंट, ये आता है आपके अंडर रूट 2 की घात 9। जब मैं लिखता हूँ 2 को 9 बार आप अगर लिख कर गुना कर देते हैं स्टूडेंट तो जो आएगा आपको 512 मिलेगा। इस तरीके से यहाँ पे क्या होगा ये। अब देख रहे हैं आपके ये जो है रूट लगा हुआ है, रूट का पावर क्या होता है 1/2 होता है। अब आप जानते हैं कि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 2⁻⁹ होल पावर 1/2, क्योंकि पूरे में क्या लगा है रूट और इज इक्वल टू 2x लिख सकता हूँ। आइए यहाँ से अगर हम देखें स्टूडेंट तो ये क्या हो जाएगा, घात के ऊपर घात, तो घातें क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 2⁹ इज इक्वल टू 2⁻x। अब ज़रा देखिए यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, बीच में इक्वल का साइन। तो ज़रा बताइए ये x क्या रहा होगा, तभी इक्वालिटी बनी रहेगी। तो आप कह सकते हैं कि सर x इज इक्वल टू यहाँ पे 9/2 होगा, तभी इसमें बराबर बना रहेगा, इस समीकरण का जो है अस्तित्व रहेगा। इसी प्रकार के स्टूडेंट हम यहाँ भी निकालेंगे, इसको भी निकालेंगे। जब इसको निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 15,625 बराबर 5⁻y। इसको मैं लिख सकता हूँ आपका अंडर रूट, ये हो जाएगा आपका 5 की घात 6 बराबर 5 की घात y। इस तरीके से फिर से रूट पावर 1/2, तो 5 की घात 6/2 बराबर 5 की घात आपका आ जाएगा y। यहाँ से y बराबर हो जाएगा दोनों ओर अगर आप तुलना करते हैं तो 6/2 आपका आ जाता है स्टूडेंट। सिमिलरली आपका आ जाएगा ये, अगर आप 343 का अगर आप करते हैं तो 7⁻z, तो आप फाइंड करेंगे तो z इज इक्वल टू आ जाएगा स्टूडेंट आपका 3/2। जेड का क्या आ जाएगा 3/2 आ जाएगा अगर आप इसको करते हैं तो। अब एक बात है कि क्या आप ऐसे करते रहेंगे, अब जिसको नहीं पता वो कैसे करेगा, उसके लिए आप सिंपल सा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, अभाज्य गुणनखंड विधि आप जानते होंगे स्टूडेंट। आपको क्या कर लेना है, इनके अभाज्य गुणनखंड निकाल लेना है, आप आसानी से निकाल सकते हैं। इस तरीके से ये रहा x, ये रहा y, ये रहा z। अब 9 अब क्या है x माइनस वाई प्लस जेड आपको फाइंड करना है। तो x इज इक्वल टू है 9/2 प्लस माइनस 6/2 प्लस 3/2। तो यहाँ से 2 सबके नीचे है, तो यहाँ से एलसीएम क्या आ जाएगा 2, ऊपर आ जाएगा 9 माइनस 6 प्लस 3। सॉल्व करते हैं स्टूडेंट आगे, तो ये रहा प्लस, ये रहा प्लस, दोनों ऐड होंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा ये 12 माइनस 6/2। इस तरीके से ये हो जाएगा 6/2 मीन्स 3। अगर ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर है आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी स्टूडेंट, कैसे इसको करना है। बढ़ते हैं आगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसके ज़रा देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका, बहुत ही अच्छा पैटर्न यहाँ पे मिल रहा है कि a प्लस बी इज इक्वल टू 1। आपका गिवन डेटा सेकंड नंबर क्वेश्चन पे a प्लस बी इज इक्वल टू 1 दे दिया गया है। उसके बाद आपको फाइंड करना है a³ प्लस b³ प्लस 3ab का वैल्यू आपको फाइंड करना है। बड़ा ही सरल सा है, इस तरीके का पैटर्न हम आज से पहले भी कर चुके हैं स्टूडेंट। आपको याद होगा कि अगर a प्लस बी मतलब पावर 1 ये दोनों चीज़ें दी जाए और कोई भी पावर अगर पूछा जाता है, जैसे पावर 3 है, तो आपको क्या कर देना है, इसका सबसे पहले क्यूब कर देना है। क्यूब कर देंगे मतलब कि होल क्यूब कर देंगे, तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू 1। ठीक है, दोनों पक्षों का क्यूब करेंगे तो ये क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा। a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा। अब आप जानते हैं इसका फॉर्मूला, तो ये होता है a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² इज इक्वल टू 1। अब आपको क्या निकालना है, आपको तो निकालना है a³ प्लस b³ प्लस 3ab। अब यहाँ a³ प्लस b³ दिखाई दे रहा है। यहाँ से देखिए स्टूडेंट, यहाँ से 3ab मतलब कि 3ab यहाँ पे कॉमन दिखाई दे रहा है, तो क्यों ना मैं इस 3ab को बाहर कर लूँ, तो यहाँ a² में से a बचेगा और यहाँ b² में से b बचेगा इज इक्वल टू 1। और a प्लस बी का वैल्यू आपको दिया गया है,
तो यहाँ से हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू 1 इज इक्वल टू 1। तो आप जानते हैं ये क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इज इक्वल टू 1। तो अगर ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। कोई भी अगर डाउट होता है तो ज़रूर बताइएगा स्टूडेंट कमेंट में कि क्या बातें आपको समझ में नहीं आई। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारे इस थर्ड नंबर के क्वेश्चन को। बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल एक्सीड्स इट्स डायमीटर बाय 270 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ इट्स डायमीटर विल बी। एक वृत्त की परिधि, सबसे पहले जैसे ही नाम आता है किसी भी चीज़ का, ट्रायंगल का हो, वृत्त का हो, आपका आयत हो, तो आप क्या कर लीजिए, सबसे पहले उसको ड्रॉ कर लीजिए। देखिए आपके पास क्या है, एक वृत्त की कहानी बताना है आपको। कैसे बताना है कि ये रहा सेंटर, सेंटर मान लीजिए ओ है। अब जानते हैं ये क्या हो जाता है, रेडियस। सबसे मूलभूत चीज़ें जो आपको ज़रूरी है, बेसिक बातें ये क्लियर है। अब आगे बोला जा रहा है कि क्या एक वृत्त की परिधि उसके व्यास से 270 सेंटीमीटर अधिक है। देखिए वर्ड्स पे ध्यान दीजिए, एक शामिल हो रहा है यहाँ पे क्या, परिधि, और दूसरा शामिल हो रहा है व्यास। और जानते हैं आप व्यास क्या होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, मतलब कि इसको और अगर आगे बढ़ाऊँ तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा आपका व्यास। और व्यास किसके बराबर होता है, 2r के बराबर होता है स्टूडेंट, ये तो आप जानते ही हैं। तो यहाँ से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे ये हो जाएगा r प्लस r 2r हो जाएगा, और ये हो जाएगा परिधि। ये क्या है आपका परिधि, पेरीमीटर है ये हो जाएगा आपका रेडियस, और पूरा हम बात करते हैं डायमीटर आपका व्यास। अब सबसे पहले ये फॉर्मूला ज़रूर लिख लीजिए स्टूडेंट की वृत्त की परिधि क्या होता है। वृत्त की परिधि होता है आपका, वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 पाई r, ये आप जानते हैं। पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई r, एंड आपका जो होता है व्यास बराबर होता है, जिसको d से हम डिनोट करते हैं, ये क्या होता है 2r। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर हम चलें, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इनका क्या कहना है कि जो है द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल एक्सीड्स इट्स डायमीटर बाय 270 डिग्री, की सर्कल का ये सर्कमफेरेंस है, ये जो आपका परिधि है स्टूडेंट, ये इसके डायमीटर से यहाँ से यहाँ मतलब कि इस व्यास से कितना अधिक है, 270 सेंटीमीटर अधिक है। तो सिंपल सा है कि ये जो 2 पाई r है वो इस 2r से 270 सेंटीमीटर अधिक है। क्लियर। अब ज़रा बताना है आपको कि इसके व्यास की लंबाई क्या होगा, और व्यास होता है 2r के बराबर। तो आप क्या करिए, इस 2r को इधर लेके आइए। तो 2r जब इधर आ जाएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 पाई r माइनस 2r इज इक्वल टू 270। यहाँ से अगर हम देखें 2 पाई, यहाँ भी 2r है, ये 2r है स्टूडेंट, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको आप सुधार लीजिएगा। 2r है, 2r यहाँ भी, 2r यहाँ भी। तो 2r अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ क्या बच जाएगा स्टूडेंट, 2r पाई माइनस 1 इज इक्वल टू 270। ठीक है, 2r ध्यान से देखिए, 2r क्या है आपका है d। तो इसको आपको क्या करना है स्टूडेंट, किसी भी तरीके से इसको छेड़खानी नहीं करनी, ऐसे ही रहने दीजिए। आगे चलकर डायरेक्ट वैल्यू आएगा, वरना आपको r निकालना पड़ेगा। r के बाद फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ जाएगा 2r। तो यहाँ से आप 2r रहने दीजिए। तो 2r इज इक्वल टू पाई माइनस 1 मीन्स, यहाँ से अगर हम देखें तो इसको ज़रा सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 22/7 माइनस 1, 22/7 माइनस 1 बराबर 270। इसको जब सॉल्व करते हैं तो 2r ये हो जाएगा स्टूडेंट आपका 7 एकम 7 और 22 7, फिर यहाँ माइनस करेंगे तो 15/7 आपका आ जाएगा बराबर 270। जब आप इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट तो आपके पास 2r का जो वैल्यू है, आपके पास जो 2r का वैल्यू है वो आ जाता है आपका 126। 2r का जो वैल्यू है स्टूडेंट वो आ जाता है आपका 126 सेंटीमीटर, इसका वैल्यू आ जाता है। आप इसको सॉल्व करेंगे, आपके ये होमवर्क रहेगा, आपका काम रहेगा थोड़ा सा कि 126, अब चूंकि सेंटीमीटर में दिया है तो 126 सेंटीमीटर इसका ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर है आपका बी, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। आइए बढ़ते हैं आगे स्टूडेंट, देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको हम बनाने का प्रयत्न करते हैं। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 129वां नंबर का ये क्वेश्चन है। अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 6, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही आराम से आपको समझना पड़ेगा, और कुछ फॉर्मूले हैं उसको आपको लिखना पड़ेगा इसमें। अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 6 गिव्स रिमाइंडर 2, देन व्हाट विल बी द रिमाइंडर इफ स्क्वायर ऑफ दैट नंबर इज डिवाइडेड बाय 6। की कोई नंबर है स्टूडेंट, आपको सबसे पहले क्या करना है, 6 से जब आप डिवाइड करते हैं तो कितना आता है रिमाइंडर, शेषफल कितना आता है, 2 आता है। और फिर से अब उसी नंबर का वर्ग करते हैं, फिर से उसको 6 से डिवाइड करते हैं, तब आपका क्या आता है उसको आपको बताना है, आपको क्या मिलता है उसको बताना है आपको शेषफल को। चलिए, तो सबसे पहले आपको क्या नंबर पता है, नहीं पता तो आप मान के चलिए कि नंबर क्या है, आपका नंबर है स्टूडेंट आपका x।
कैपिटल में लिख रहा हूँ ताकि बड़ा बड़ा दिखे थोड़ा सा। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पहले आप एक फॉर्मूला ज़रा लिख लीजिए, विभाज्यता सूत्र। विभाज्यता सूत्र क्या कहता है? विभाज्यता सूत्र तो ये होता है भाज्य बराबर भाजक, भाजक गुणा भागफल, भागफल धन शेषफल, भागफल धन शेषफल। ये तो जानते हैं स्टूडेंट कि ये होता है डिविडेंड, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इनटू कोशेंट, कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये क्लियर है? रिमाइंडर ये क्लियर है। अब देखिए कि यहाँ पे क्या है, कोई नंबर है x, उसको किससे डिवाइड किया जाता है स्टूडेंट? 6 से डिवाइड किया जाता है, तो शेषफल 2 आता है। तो यहाँ से अगर हम यहाँ से क्या बनाना चाहें, हमारा इक्वेशन बनाना चाहें, तो इस x को जब हम 6 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है? रिमाइंडर आता है आपका 2। रिमाइंडर कितना आता है? 2 आता है। अब क्वेश्चन पता है कि आपको भागफल नहीं पता तो कुछ नहीं, आप क्या कर लीजिए, p लिख दीजिए, p लिख दीजिए या जो भी आपका वेरिएबल लेने का मन है लिख दीजिए। हो गया, ये हो गया। अब देखिए इसका स्क्वायर किया जाता है, फिर से 6 से क्या किया जाता है? डिवाइड किया जाता है, तब आपको रिमाइंडर बताना है। तो कर दीजिए स्क्वायर, फिर इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो आपका कुछ रिमाइंडर आएगा, उसको आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन नहीं पता तो क्यों लिख दीजिए। ये देखिए अब यहाँ पे स्टूडेंट ये वही सिचुएशन है, कौन सा सिचुएशन? ये वही सिचुएशन है जिस पे हम क्या करते हैं कि एक वैल्यू दिया जाता है x का, दूसरे में x स्क्वायर का। अभी अभी किए हैं हम, a का दिया गया था a प्लस बी का, और a क्यूब में पूछा गया था चीज़ें। तो आपको फिर से वही कहानी करनी है। आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको स्क्वायर कर दीजिए। तो जब आप स्क्वायर करेंगे इक्वेशन 1 का क्या कर देंगे, इक्वेशन 1 का क्या कर देंगे स्टूडेंट, आपका स्क्वायर कर दीजिए। जब स्क्वायर करते हैं बच्चा तो ये आ जाएगा स्क्वायर, ठीक है, 6p प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये आ गया। अब देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व जब हम करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 36p स्क्वायर प्लस यहाँ से हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा ये क्या 4 फिर आ जाएगा 2ab मीन्स क्या हो जाएगा ये 24p। अब ज़रा देखिए कुछ मैं और चीज़ें करने वाले हूँ, अरेंज कर लेते हैं। p वाला सीरीज़ को यहाँ पे लेके आता हूँ तो ये हो जाएगा आपका 24p प्लस 4। यहाँ से देखिए p कॉमन निकलेगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से 6 भी कॉमन निकल सकता है, ठीक है। 6 कॉमन ले लेते हैं। 6 क्यों 6 कॉमन ले रहे हैं, ताकि ये जो एक्स स्क्वायर है उसको अगर हम इससे कंपैरिजन करते हैं तो कुछ हमें चीज़ें मिल जाएं जिसकी हेल्प से हमें इस आर को फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये यहाँ से अगर हम देखें स्टूडेंट तो ये हो जाएगा आपका 6 कॉमन निकल गया तो यहाँ बच जाएगा 6p स्क्वायर प्लस यहाँ कितना बच जाएगा 4p और प्लस 4 यहाँ पे कॉमन चला जाएगा, हो गया। अब देखिए इसको अगर इक्वेशन नंबर 3 बना दूँ तो आप देख पा रहे हो स्टूडेंट कि ये रहा इक्वेशन नंबर 2 और ये रहा इक्वेशन नंबर 3। यहाँ है एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो एक साइड क्या हो गया इसका बराबर हो गया। तो अब कंपेयर कीजिए, 6 यहाँ भी 6 यहाँ भी। अब यहाँ क्यों की जगह क्या है आपका 6p, तो कंपैरिजन से आप यहाँ से देख सकते हैं कि क्यों की जगह पे यहाँ पे क्या है आपका 6p स्क्वायर प्लस 4p है स्टूडेंट, और r के जगह पे आप इजीली बता सकते हैं कि 4, और यही r तो आपको फाइंड करना था, यही r आपको फाइंड करना था। क्या आपको चीज़ें समझ में आई? नहीं आई हैं तो चलिए एक बार और फिर से जब हम दोनों को कंपेयर करते हैं स्टूडेंट तो देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ भी एक्स स्क्वायर यहाँ भी, और ये एक्स स्क्वायर कहाँ से आया है, आखिर यहीं से तो मिलकर आ रहा है, यहाँ पहले कंडीशन से ही तो आया है ये। तो यहाँ से अगर हम देखें तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो कुछ इस स्थिति पे आते हैं। अब देखते हैं कि अरे समीकरण तो 2 में भी एक्स स्क्वायर है और समीकरण 3 भी एक्स स्क्वायर वाला है, तो एक पक्ष अगर बराबर है तो दूसरा पक्ष तो बराबर होगा ही। अब कंपेयर करते हैं तो 6 यहाँ भी 6 यहाँ भी, मतलब डिवाइजर एक ही है। फिर क्वोशिएंट क्या मिल गया, ये कुछ क्वोशिएंट मिल गया, हमें तो रिमाइंडर से मतलब, तो रिमाइंडर की जगह पे क्या आ रहा है 4 आ रहा है, मींस आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। 4 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। चलिए बढ़ते हैं आगे स्टूडेंट, आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, उसको अगर बात की जाए इसमें तो ये है आपके 130 नंबर का क्वेश्चन स्टूडेंट। आपने बाकी के क्वेश्चन भी देखे होंगे ऐसा हमारा मानना है, अगर नहीं देखें तो ज़रूर देख लीजिए। आइए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक, और अपने आप में एक यूनिक पैटर्न और बहुत कुछ सिखाने वाला ये पैटर्न है स्टूडेंट। आपके पास क्या दिया जा रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 0, फिर 0.7 बार प्लस 2.7 बार, इसका वैल्यू आपको बताना है। सबसे पहले आप क्या मान के चलिए कि x बराबर है आपका 0.7 बार एंड y बराबर है आपका कितना 2.7 बार। ये क्लियर हो गया। अब ये क्लियर हो जाने के बाद आपको क्या करना है, आपको
यहाँ पे देखिए बार वाला आपको सॉल्व करना आता है, बिल्कुल सिंपल सा है, आप आराम से सॉल्व कीजिए स्टूडेंट, क्योंकि छोड़ने के बजाय ये है कि आप अच्छे से इसको सॉल्व कर लें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ से x वाला पहले सॉल्व किया जाएगा। तो आप जानते हैं कि बार के बाद अगर एक डिजिट पे बार लगा है तो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 10x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्टूडेंट आपका एक बार यहाँ से 10 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे ये क्या हो जाएगा, 7 इधर चला आ जाएगा। तो 7 7 7 ये चलता ही जाएगा, बार वाले को हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इस तरीके से इक्वेशन नंबर 2, और इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बना दीजिए। अब या फिर एक काम कीजिए, थोड़ा सा सिंप्लीफाई और कर लीजिए स्टूडेंट, आप इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 0.7777, क्योंकि इसका अर्थ तो यही होता है। y इज इक्वल टू 2.7777। आई होप आप लोगों को चीज़ें दिखाई दे रही होंगी। ठीक है, चलिए अब जब इसको इक्वेशन नंबर 1 माने, इसको इक्वेशन नंबर 2 माने, अब क्या करना है आपको, दोनों को आपस में क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है, कि सब्ट्रैक्ट घटा देना है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को क्या करते हैं, इक्वेशन 2 से घटाना है, 2 से घटाना है, याद रखिएगा। तो 10x में से किसको माइनस करना है, आपको माइनस करना है 0.x इज इक्वल टू 0.777 इस सीरीज़ को। तो यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू 0.7777 चलता ही जाएगा स्टूडेंट। आइए इसको जब माइनस करते हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 9x इज इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा कितना स्टूडेंट, यहाँ से तो केवल 7 बचेगा। देखिए 0 पॉइंट के बाद तो ये पूरा आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना, 7/9 आएगा। x इज इक्वल टू 7/9 आएगा। इसी तरीके से जब आप y का करते हैं स्टूडेंट, तो y का भी क्या आ जाएगा, इस तरीके से आप लिखेंगे तो 2.777 ये जो सीरीज़ चल रही है। तो आप देखिए 7 में बार लगा था तो हमें क्या मिल जाएगा, ये 10y इज इक्वल टू 27.777। फिर आप इसमें से इसको जब माइनस करते हैं तो आपको मिल जाएगा y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 25/9। आप सॉल्व ज़रूर करिएगा। तो आप देखिए, अब पूछा क्या गया है आपको, x प्लस वाई मतलब कि 0.7 बार प्लस 2.7 बार, ये आपको निकालना है। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा स्टूडेंट देयरफॉर x प्लस वाई मीन्स यहाँ पे हो जाएगा ये कि 7/9 प्लस 25/9। इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा स्टूडेंट, एलसीएम आ जाएगा 9, और दोनों को जब ऐड करते हैं तो 34। यहाँ से आ जाएगा ये 7, 9 3 ज़ा 27, 5 बचेगा, फिर 5 तो जाएगा नहीं, ये 5 तो आता ही नहीं उसके टेबल में। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 45, 9 टाइम्स में नहीं 5 टाइम्स में, गड़बड़ हो रहा है, 5 टाइम्स में, फिर 5 बचेगा, फिर 50 बनेगा, फिर 5 टाइम्स में जाएगा। इसका मतलब ये जो सीरीज़ है वो चलता जाएगा। तो अंत में ये जो चलता जा रहा है इसको हम कैसे दिखाते हैं, कि बार लगाकर। तो क्या ऑप्शन में है क्या स्टूडेंट, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3.5 बार, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। बढ़ते हैं आगे। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आप स्क्रीनशॉट या जो कुछ भी आपको करना है पॉज करके आप लिख सकते हैं या नोट डाउन कर सकते हैं स्टूडेंट, ले सकते हैं। यहाँ से पिछला वाला भी ज़रा मैं एक बार दिखा दूँ, जिस किसी भी स्टूडेंट को अगर स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो ले सकते हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि अगर इसका PDF हो पाता है तो ज़रूर आपको हम गूगल ड्राइव के थ्रू लिंक बनाकर आपको सेंड कर देंगे। चलिए आइए बढ़ते हैं आगे स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उस पर ज़रा हम ध्यान दें। तो आपको मिल रहा है यहाँ पे बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन आ रहा है आपका, कि एक ट्राइंगल से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, जो कि आपका एक ट्रायंगल जो है वो डायग्राम के थ्रू आपको बताना है इसमें से कि x का क्या वैल्यू है। कुछ चीज़ें हैं जो आपको बहुत कुछ यहाँ से सीखने को मिलने वाली हैं स्टूडेंट, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे सबसे पहला वही बात है कि आपको अगर पूछा गया है क्या, आपको पूछा गया है एक ट्रायंगल के बारे में, तो क्यों ना उस ट्रायंगल को ही मैं बना लूँ। तो ये है आपका क्या, ये रहा ट्रायंगल। इस तरीके से आपको ये चीज़ें दी गई हैं, ट्रायंगल जैसा कि आप देख ही रहे हैं। चलिए ये आपका दिया गया है, ये रहा A, ये रहा B, फिर ये रहा C, ये रहा D। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पे कुछ बातें और कही जा रही हैं स्टूडेंट, जिसको ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है कि AB बराबर है BC के। तो ये जो AB है वो BC के बराबर है, और BD बराबर है CD के। सॉरी डबल नहीं लगा सकते हैं, याद है ना आपको कि 2 डंडियाँ ये तो इसके बराबर में भी 2 डंडियाँ, एक डंडी ये तो इसके बराबर वाले में भी एक डंडी। क्या कर रहा हूँ मैं, भी गड़बड़ हो रहा है। चलिए आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। चलिए ये है एक डंडी, ये है एक डंडी। चलिए अब देखिए क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। आपको दे दिया जा रहा है ये कि ये है आपका 37 अंश, आपको दे दिया जा रहा है ये है x। अब इस x को आपको बताना है। चलिए अब होगा कैसे,
जरा ध्यान से समझिए स्टूडेंट, यहाँ पे कुछ कुछ बातें ये कि x किसका पार्ट है। सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि x किसका पार्ट है। x किसका पार्ट है? x जो पार्ट है वो आपका किसके, ट्रायंगल बी सी डी, इस वाले ट्रायंगल का भाग है ये इस वाले ट्रायंगल का भाग है। अब यहाँ पे ही x है, लेकिन इसमें से ये दोनों चीज़ें अगर पता चल जाए एंगल, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको फाइंड कर सकते हैं। और ये निश्चित रूप से ये और ये बराबर होंगे। ये कैसे होगा सर? तो ये ऐसे होगा क्योंकि देखिए ये और ये आपका क्या है, आपके ये जो हैं इक्वल साइड्स हैं, और इक्वल साइड्स में मतलब कि क्या, एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा स्टूडेंट। क्या होगा? एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। और समद्विबाहु त्रिभुज में आप जानते हैं कि अगर इसका एंगल x है तो इसके सम्मुख का ये भी x होगा। मतलब कि दो भुजाएं बराबर तो उनके सम्मुख भुजाएं बराबर होते हैं। अपोजिट साइड के अगर एंगल्स इक्वल हैं, अपोजिट साइड अगर इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लेकिन अब ये निकलेगा कैसे? तो इसके लिए आपको इसका हेल्प लेना पड़ेगा। ये कैसे हेल्प करेगा? तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें इन ट्रायंगल ए बी सी में, इन ट्रायंगल ए बी सी, तो यहाँ से आप देखते हैं स्टूडेंट कि ये जो हैं आपको ये साफ साफ बता दिया गया है कि ए बी इज इक्वल टू क्या है, बी सी है। तो इसलिए जो एंगल ए होगा वो एंगल सी के इक्वल होगा। सर ये कैसे होगा? तो बिल्कुल स्टूडेंट ये कैसे होगा, देखिए ए बी बराबर है बी सी के, तो बी सी के आपके अपोजिट में कौन है, 37 डिग्री है। बी सी के अपोजिट में कौन है, 37 डिग्री है। इस तरीके से ये अगर इसके इक्वल ये है तो इसके भी इक्वल में यहाँ पे अपोजिट में ये कितना होगा, 37 डिग्री होगा। यहाँ भी कितना होगा, 37 डिग्री होगा। अब ये दोनों पता चल गया है। अब आपकी मर्जी, चाहे तो आप इसको निकाल लें फिर इसको निकालें, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा एक शॉर्टकट तरीका। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 37 डिग्री दोनों में हो जाएगा। बिल्कुल आप लगा लीजिए कहाँ, क्या, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम आप लगा लीजिए स्टूडेंट। बाह्य कोण प्रमेय, बाह्य कोण प्रमेय या प्रॉपर्टी कह सकते हैं, बाह्य कोण प्रमेय, बाह्य कोण प्रमेय आप लगा लिए। अब देखिए इस तरीके से लगा लिए। वो क्या कहता है कि ये जो बाह्य कोण है, ये जो बाह्य कोण है, देखिए ट्रायंगल ए बी सी का मैं अलग से आपको बना देता हूँ। यहाँ पे है ये ट्रायंगल, देखिए ये ट्रायंगल है आपका। यहाँ पे जो एंगल बन रहा है उसको हमें फाइंड करना है। ये कितना है आपका, 37 डिग्री है। ये कितना है आपका, 37 डिग्री। ये 37, ये 37, ये है आपका ए, ये है आपका बी, ये है आपका सी। अब निकालना क्या है आपको, सी बी डी, सी बी डी आपको निकालना है। तो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम क्या कहता है कि ये जो एंगल है वो अपने अपोजिट इन दोनों एंगल के सम के इक्वल होता है स्टूडेंट। ये जो एंगल है वो अपने इसके अपोजिट के सम के इक्वल होता है। मीन्स यहाँ पे अगर बात की जाए तो सिंस ट्रायंगल एंगल सी बी डी इज इक्वल टू एंगल, यहाँ से आप लिख सकते हैं बी ए सी प्लस एंगल यहाँ से ए सी बी, बी ए सी इस वाले एंगल और आपका ए सी बी इस वाले एंगल के सम के इक्वल होगा। तो यहाँ से सी बी डी क्या निकल के आ जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे आ जाएगा 37 प्लस 37 डिग्री मीन्स 74 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं क्या, ये आ जाएगा 74 डिग्री। अब ज़रा बताइए, मैंने अभी बताया था कि ए अगर 74 आया है तो ये क्या होगा, ये भी 74 डिग्री ही होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं स्टूडेंट इसको कितना, 74 डिग्री। यहाँ से इन दोनों को क्या कर लिया गया है, फाइंड कर लिया गया है। अब इसको निकालना बहुत ही आसान है। तो यहाँ से आप इस वाले ट्रायंगल में अब बात करेंगे इन ट्रायंगल बी सी डी, तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल ये क्या कहता है कि तीनों कोणों का योग 180 अंश होगा। मीन्स 74 अंश धन x बराबर कितना, 180 अंश होगा। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा कितना स्टूडेंट, ये आ जाएगा 148 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 148 डिग्री, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 32 डिग्री। मतलब कि 32 अंश आपका ऑप्शन है स्टूडेंट, 32 अंश बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी स्टूडेंट। ये रहा ट्रायंगल में सबसे पहले यहाँ से हम देखा कि x का वैल्यू फाइंड करना है। तो हमने तो देखा कि यहाँ तो x तभी फाइंड होगा जब ये दोनों पता चलेगा। अब हमने देखा कि ये जो है इसमें से हमने एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से 74 अंश मतलब कि बाह्य कोण प्रमेय से 74 अंश हमने निकाल लिया, जो कि इस वाले ट्रायंगल का क्या है, एक एंगल है।
और हम जानते थे कि ए अगर हम फाइंड कर ले तो ये उतना ही होगा जितना कि ए है। क्यों? क्योंकि ये है आपका समद्विबाहु त्रिभुज। तो हमने इस तरीके से एक एक करके फाइंड कर लिया और जैसे ये फाइंड हुआ तो हमने दोनों को ऐड किया तो कितना आया आपका 148 अंश। और जब 180 से हमने घटाया, क्यों घटाया? क्योंकि ये सभी कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। तो यहाँ से आपको कितना मिल गया? 32 अंश आपको मिल गया। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी स्टूडेंट। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शानदार पैटर्न हमारे पास फिर से आ रहा है स्टूडेंट, बहुत ही धैर्यपूर्वक इसको समझने की आवश्यकता होगी। सो चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है आपका 132 नंबर का एक क्वेश्चन है। सो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100 दैट आर डिविजिबल बाय 2 और 5। कि आपको क्या करना है? 1 से लेकर 100 तक की, ये जो 1 से लेकर 100 तक है उसके बीच जितने भी नंबर्स हैं जो कि क्या हो जाते हैं? 2 से डिविजिबल होते हैं उनका, और जो है 5 से डिविजिबल हैं, 5 से भाग जाता है उनका क्या निकालना है? आपको सम निकालना है, योग निकालना है। आइए सबसे पहले मैंने क्या किया है? मैंने वो नंबर ही लिख लिए हैं कि 1 से 100 तक ये आपके नंबर हैं। अब देखिए पहला मैं निकालने वाला हूँ नंबर डिविजिबल बाई 2, -2 नहीं है ये 2, मतलब 2 से वे संख्याएं मैं लिखने वाला हूँ जो कि क्या हो? 2 से विभाज्य हो, संख्याएं जो 2 से विभाज्य हो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 2 का पहाड़ा लिख दीजिए, वही है आपका कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 अंतर कितना तक? अंत में 100 तक। 100 तक ही लेना है तो 100 भी किससे जाएगा? 2 से भाग चला जाएगा। अब हम देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे आपको याद होगा, आप तो क्लास 10th पढ़ के आए हैं बहुत अच्छे तरीके से, तो ये जो है आपका सबके बीच में एक कॉमन डिफरेंस मिल रहा है, मतलब कि ये किसका काम करेगा? एपी का काम करेगा, एक समांतर श्रेणी का काम करेगा। और समांतर श्रेणी क्योंकि योग निकालना है तो योग में आप जोड़ते तो नहीं बैठोगे आप ऐसे करके, है ना, क्योंकि तो आपको इतना बड़ा एग्जाम फाइट करना है। तो आप क्या करेंगे? इस तरीके से इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फर्स्ट टर्म आपके पास है और लास्ट टर्म आपके पास है, केवल एन नहीं है। एन निकालने का तरीका मैं बता दूँ स्टूडेंट, आप याद रखिएगा, एज अ ट्रिक भी आप लिख सकते हैं इसको, कि जो भी बड़ा नंबर है लास्ट में जो नंबर आता है, और हम किसका फाइंड कर रहे हैं? 2 से डिविजिबल होने वाले नंबर्स, तो आप क्या कर लीजिए? इस लास्ट नंबर को 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो जो भी आएगा वही क्या होगा? नंबर ऑफ टर्म्स होगा उसमें। मतलब कि 50 ऐसे पद हैं जो कि 2 से क्या होगा? पूरा पूरा भाग चला जाएगा। क्या ये सत्य है? अगर आप देखते हैं तो 3 से भाग जाने वाला कितना होगा स्टूडेंट? अंतिम पद बताइए, 1 से लेकर 100 तक में अगर हम देखें तो अंतिम पद वो होगा कौन सा? 99 होगा, जो कि क्या होगा? जो कि 99 होगा, जो कि क्या होगा? 3 से डिविजिबल होगा। अब इसको क्या कर लीजिए आप? 3 से डिवाइड कर लीजिए, तो ये जो 33 आया स्टूडेंट, तो इसमें क्या होगा? 33 ऐसे नंबर्स हैं जो कि 1 से लेकर 100 तक हैं और वो 3 से डिविजिबल हैं। इसी तरीके से हम 5 के लिए भी करेंगे, है ना, जितने जो भी नंबर हमारे सामने आएगा उसके लिए करेंगे। अब होगा क्या इससे कि आपको ए पता चल गया, आपको अंतिम पद an पता चल गया, आपको नंबर ऑफ टर्म्स पता चल गया। 50वां पद 100 है, आपने जान लिया किसका? इस सीरीज़ का। अब आप जानते हैं कि अगर हमें फर्स्ट टर्म पता हो और अंतिम पद पता हो तो हम कैसे फाइंड करते हैं सम? तो इस फॉर्मूले से फाइंड करते हैं। क्या आपको दूसरा फॉर्मूला पता है? नहीं पता तो हम बता देते हैं स्टूडेंट। अगर आपको इस वाले फॉर्मूले से भी जाना है तो भी आप जा सकते हैं, 2a + n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी। यहाँ पे d आपको रखना होता है, यहाँ पे n आपको रखना होगा, n तो निकालना आपको आ ही जाता है, लेकिन इस फॉर्मूले से निकालना बहुत ही सरल है। आइए इस तरीके से आगे बढ़ते हैं तो आपको मिल जाएगा ये क्या? S50 आपको निकालना है, तो 50 डिवाइडेड बाय 2, a का मान है आपके पास 2 और an का मान है 100। यहाँ से अगर आप देखें तो S50 आ जाएगा इस स्टूडेंट आपका 25 इंटू, दोनों को ऐड करिए तो 102 आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका 25 दूना 50, 50 का शून्य हासिल गया 5, 25 शून्यम शून्यम 50, 25 से कम 25, 2550 आपका पहला आंसर आ गया, जो कि क्या है? 2 से डिविजिबल नंबर्स हैं। चलिए इसी तरीके से अगर 5 से हम फाइंड करते हैं स्टूडेंट, तो आपका जो AP बनेगा वो कितना बन जाएगा? इन्हीं में से, ये जो नंबर्स हैं इसी में से आपको ऐसे नंबर्स को ढूंढना है क्या? जो कि 5 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो। तो आप जानते हैं क्या हो जाएगा? ये 5 फर्स्ट हो जाएगा, फिर 10 हो जाएगा, फिर 15 हो जाएगा, फिर 20 हो जाएगा, इस तरीके से अंतिम तक जाएगा और 100 फिर से इसमें शामिल होगा, क्योंकि 100 भी किससे? 5 से भाग जा सकता है पूरी तरीके से। ठीक है, इस तरीके से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास ये जो है नंबर आ जाएगा स्टूडेंट। चलिए अब देखिए यहाँ पे फिर से ये AP का काम कर रहा है, सबके बीच में एक कॉमन डिफरेंस है या नहीं? बिल्कुल है। आप कहेंगे कि सर सबके बीच में एक कॉमन डिफरेंस 5 है, तो
क्यों ना हम a इज इक्वल टू 5 बता दें, फर्स्ट टर्म 5 है, फिर अंतिम पद an इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। और फिर से मैंने बताया कि नंबर ऑफ टर्म्स मतलब पदों की संख्या कैसे निकालना है, तो अंतिम पद को आप क्या कर लीजिए, जिससे अभी आप डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं तो उससे क्या कर लीजिए आप डिवाइड कर लीजिए। तो 100 को मैंने 5 से डिवाइड किया तो ये आ जाएगा कितना 20, ये आ जाएगा स्टूडेंट आपका 20। और यही 20 क्या है आपका पदों की संख्या, मतलब 1 से लेकर 100 तक के जो अंक हैं उसमें से जो 20 नंबर हैं वो क्या होंगे, जो 5 से डिविजिबल नंबर होंगे, 5 से भाग जाने वाले नंबर्स हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे जब हम बढ़ते हैं स्टूडेंट तो फिर से आपको ये फॉर्मूला लगाना है ये वाला। तो यहाँ से S20 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा स्टूडेंट आपका 20 डिवाइडेड बाई 2, n के जगह पे हमने 20 पुट किया, फिर a के जगह पे हमने 5, फिर n की जगह पे 100। तो यहाँ से हो जाएगा स्टूडेंट, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 10 इंटू सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 105, मीन्स 1050 आपका आंसर आ जाता है। अब क्या करना है, इन दोनों को सम करना है। लेकिन एक बात मैं बता देता हूँ स्टूडेंट, यहाँ पे कुछ थोड़ा सा चीज़ आपको याद रखना होगा। क्या आप देख रहे हैं कि 5 के पहाड़ा में भी ये 10 है जो शामिल हो रहा है, 5 के पहाड़ा में ये 2 के पहाड़ा में भी ये 10 शामिल हो रहा है। इसका मतलब दोनों के लिए ये तो 2 बार आ गया, ये तो 2 बार आ गया, मतलब 1 से लेकर 100 तक इस 10-10 के सीरीज़ वाले को हमने क्या कर लिया, 2 बार यहाँ पे ऐड कर लिया है। इसलिए सबसे अब तीसरा काम क्या होगा आपको कि आपको ये 10 वाली सीरीज़ मतलब कि 10 से डिविजिबल नंबर का सम निकालना होगा और उसको घटाना पड़ेगा। क्या बातें समझ में आई, नहीं आई? फिर से मैं बता दूं कि 10 वाले तो इसमें भी शामिल है, 10, 20, 30, 40, 50, 100 तक के जो नंबर हैं वो किसमें है, इसमें भी शामिल है। वही 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 इसमें भी शामिल हो गया। लेकिन आपको तो एक में लेना है ना, एक में बताना है, दोनों का सम निकालना है। तो दोनों का आप नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि जो 10 इसमें शामिल है वो 10 इसमें शामिल क्यों होगा, क्योंकि वो तो इसी में 5 से चला जाएगा, इसी में 2 से भी चला जाएगा। इसलिए हम उसको क्या कर देंगे, नेगलेक्ट करेंगे, निकालेंगे। तो निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार फिर से एक AP बनाना पड़ेगा जो कि क्या हो, 10 से भाग जाने वाला हो। तो आप तो जानते हैं 10, 20, 30, 40 और 50, 60, 70, 80, 90, ये तो मैंने पूरा ही लिख दिया। चलिए कोई बात नहीं, फिर से आप फॉर्मूला लगा लीजिए। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू हो जाएगा 10 और an इज इक्वल टू अंतिम पद हो जाएगा 100 और फिर n का मान हो जाएगा स्टूडेंट, मैंने बताया था कि जिससे हम चेक करें उससे डिवाइड कर देंगे तो 10 आ जाएगा। आइए बढ़ते हैं आगे और अगर फाइंड करें हम S10 हम फाइंड करते हैं तो 10 डिवाइडेड बाई 2 इंटू यहाँ से फर्स्ट टर्म हो जाएगा 10 और लास्ट टर्म हो जाएगा आपका 100। तो इस तरीके से हो जाएगा 5 इंटू 110, तो ये हो जाएगा 550। अब देखिए स्टूडेंट 550 को हमें क्या करना है, इन दोनों के सम से क्या कर देना है, इसके 2550 और 1050 में से घटा देना है। तो सबसे पहले तो ये ऐड कर लीजिए 2550 धन 1050, इसको जब आप जोड़ते हैं स्टूडेंट तो ये आ जाएगा स्टूडेंट आपका इस तरीके से 3600। अब इस 3600 में क्या करिए, 550 को आपको माइनस करना है। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे इस तरीके से 5, यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा ये, ठीक है। ये आ जाएगा स्टूडेंट कितना, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा कितना 3050 आ जाएगा, क्योंकि ये इसको कैरी देगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे 10 - 5 करेंगे तो 5 होगा, 5 - 5 करेंगे 0 हो जाएगा, 3 का 3 हो जाएगा। ऑप्शन में दिखाई दे रहा है क्या, ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं तो ये करेक्ट आंसर है स्टूडेंट। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है बहुत ही शानदार, ये समचतुर्भुज से रिलेटेड क्वेश्चन है, रोम्बस से रिलेटेड क्वेश्चन है स्टूडेंट। चलिए ये आपका करेक्ट आंसर है, इसको हमें ध्यान से समझना होगा। अगर किसी को स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो आप ले सकते हैं यहाँ से, इसी तरीके से मैं पीछे भी दिखा दूँ, इसका भी आप ले सकते हैं स्टूडेंट। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x इंटू वाई इफ़, ये जो हैं कुछ कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए हैं स्टूडेंट। ये कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, ये वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स हैं, किसके, रोम्बस का दिया गया है। तो मैं डायरेक्ट आपको एक फिगर दिखा देता हूँ रोम्बस कुछ इस तरीके से। मान लीजिए कि आपका एक समचतुर्भुज हम बना लेते हैं, ये है, ओह एग्जैक्टली तो नहीं बना है बट मान के चल रहे हैं कि क्या है आपका एक रोम्बस है। मान के चलिए आप रोम्बस की प्रॉपर्टी बता दें स्टूडेंट कि ये और ये क्या होता है, पैरेलल होते हैं, इक्वल होते हैं, ये और ये भी पैरेलल होते हैं, इक्वल होते हैं, सभी आपस में साइड्स जो हैं इक्वल होते हैं। मैंने बताया था किसी वीडियो में कि अगर आप एक स्क्वायर लेते हैं, उसके दोनों कॉर्नर को पकड़ते हैं और ऐसे चिपटा देते हैं तो जो आपको शेप मिल के आएगा, दोनों कॉर्नर को, ये दोनों कॉर्नर लिए और ये क्या कर लीजिए आप चपटा दीजिए, तो जो भी शेप मिल के आएगा वही क्या होगा आपका
रोम्बस होता है, समचतुर्भुज होता है। यहाँ पे क्या क्या चीज़ें दी गई है, मान लीजिए कि ए है, ए के कोऑर्डिनेट्स 1,2 है, 1,2 है। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं आपके 4, है। सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं आपके यहाँ पे x, 6 है। और यहाँ पे डी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा आपका 3, 5। ए बी सी डी हमने लिख लिया। अब देखिए स्टूडेंट, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है यहाँ पे कि x इंटू वाई क्या होगा। x इंटू वाई निकलेगा कैसे आखिर, अब इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। तो निकलेगा कैसे ये, तो इस तरीके से निकलेगा कि x शामिल है यहाँ पे, y शामिल है यहाँ पे। अब आपको पता होगा कि एक समांतर चतुर्भुज, क्योंकि सभी टाइप के जो हैं आपके ये जो चतुर्भुज है, रोम्बस हैं, आपका जो स्क्वायर है, आपका जो आयत है, वो सभी क्या कहलाते हैं, समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम ही कहलाते हैं। और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी अगर बात की जाए तो वो क्या होते हैं कि उसके जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब कि समद्विभाजित करते हैं, या यूं कहें कि रोम्बस की क्या प्रॉपर्टी है, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री पर करते हैं। खैर 90 डिग्री का तो हमें मतलब नहीं है, लेकिन ये जो है बाइसेक्ट करते हैं। तो यहाँ से अगर मैं इसमें क्या बना दूँ स्टूडेंट, इसके अगर मैं डायगोनल्स बना दूँ तो एक दूसरे को क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे, मतलब कि दोनों के जो मिड पॉइंट है वो एक ही स्थान पे होगा। इस तरीके से आपके दिमाग की बत्ती जलना चाहिए कि मिड पॉइंट दोनों के लिए सेम होगा, मतलब कि दोनों में एक रिलेशन आएगा स्टूडेंट, जो कि हमारा क्या देगा, x और y का वैल्यू देगा। फिर से अगर मैं देखूं स्टूडेंट, ये अगर दोनों डायगोनल्स हैं मेरे, एक दूसरे को ऐसे कट करेंगे कि ये देखिए, ये जो पॉइंट होगा, ये जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, इसका मिड पॉइंट, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का जो हिस्सा होगा, जितना हिस्सा उतना ही ये हिस्सा होगा, यहाँ से यहाँ तक का जितना हिस्सा होगा उतना हिस्सा ये होगा। समझ में आ रहा है क्या बातें, बिल्कुल। यहाँ से यहाँ तक की जो हिस्सा होगा वही ये हिस्सा होगा, ये, और यहाँ से यहाँ तक के जो हिस्सा होगा ये होगा। बाइसेक्ट का यही अर्थ है कि दोनों एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समान दो भागों में टुकड़ा करेंगे। अब रिलेशन क्या होता है, तो यहाँ पे आपको चुपके से लगा देना है मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। अगर मैं इसका एड्रेस पता करना चाहूँ तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपको फाइंड करना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन। फार्मूला क्या होता है आप जानते हैं कि इसमें जो होगा, ये आपका फार्मूला निकालते हैं हम x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, और y के कोऑर्डिनेट्स y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2, ये आप जानते हैं। अब चूंकि आप जान चुके हैं कि दोनों डायगोनल्स आपके इक्वल होंगे, तो इस तरीके से जो दोनों डायगोनल्स के मिड पॉइंट भी होंगे वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होने वाले हैं। तो यहाँ से मैं मेंशन कर दूँ स्टूडेंट कि यहाँ पे DB के या AB के AC के जो मूल बिंदु के निर्देशांक होंगे, या मूल बिंदु होगा, वही किसका होगा, वही होगा आपका BD के मूल बिंदु के बराबर। अब इसके लिए मैं फार्मूला लिख दूं x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा आपका 2, इसका कितना हो जाएगा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। सेम यहाँ भी मैं सेम फार्मूला लिख देता हूँ, फिर वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो आपको और चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी, y2 डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए वैल्यू रखते हैं, इसके लिए x1 और x2 क्या हो जाएगा, किसके लिए, AC के लिए हम फाइंड कर रहे हैं। तो ये रहा A और ये रहा C। तो यहाँ से हम अगर देखें स्टूडेंट, तो x1 क्या हो जाएगा 1, और ये रहा x1, ये रहा y1, ये रहा x1, यहाँ से देख लीजिए आप, ये रहा x1, ये रहा y1, ये रहा आपका क्या x2, ये रहा y2। तो इसी प्रकार जब हम इसका लेंगे तो किसी का भी आप ले लीजिए, किसका, ये आप ले लें, तो x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। यहाँ से अगर हम देखें तो वैल्यू जब रखते हैं स्टूडेंट तो आपको क्या मिल जाएगा, ये यहाँ से मिल जाएगा ये 1 प्लस x2 मिल जाएगा x डिवाइडेड बाई 2, कॉमा y1 प्लस y2, तो 2 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, यहाँ से x1 BD के लिए जब लिखते हैं तो ये हो जाएगा 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, सॉरी कॉमा, यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से स्टूडेंट ये y प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2। दोनों ओर अगर कंपैरिजन करते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इसमें ऐड कर लीजिए, 1 प्लस x डिवाइडेड बाई 2, यहाँ से हो जाएगा 2 प्लस 6 8 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ से देखिए 7 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ से y प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए कंपैरिजन सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे यही है कि अब देखिए यहाँ पे 7 डिवाइडेड बाई 2 है, ध्यान से देखिए यहाँ पे 7 डिवाइडेड बाई 2 है, यहाँ पे 1 प्लस x है। अब ज़रा बताइए दोनों में इक्वालिटी अगर कब बनी रहेगी,
जब ये x के कोऑर्डिनेट्स हैं, ये y के कोऑर्डिनेट्स हैं, ये भी x के कोऑर्डिनेट हैं, ये भी y के कोऑर्डिनेट्स हैं, और हम कहते हैं कि ये मूल बिंदु के निर्देशांक हैं। तो मूल बिंदु, असल में मूल बिंदु दोनों के लिए सेम कब होगा स्टूडेंट? ये तो 7/2 आ गया। अब अगर दोनों और कंपैरिजन करें तो 1 में ऐसा क्या ऐड करें कि ये 7 बन जाए? तो आप कहेंगे सर 1 में अगर आप 6 ऐड करते हैं एग्जैक्टली स्टूडेंट, तो x इज इक्वल टू आ गया आपका 6, तो आपका 7/2 रह जाएगा। मतलब कि 7/2 यहाँ भी, 7/2 यहाँ भी, दोनों के मूल बिंदु एक ही है। हमने तो प्रॉपर्टी से पता लगा लिया है। फिर यहाँ पे है 8/2, लेकिन यहाँ पे y + 5, तो सिंपल सा वही कि 5 में ऐसा क्या ऐड करोगे कि 8 बन जाएगा। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 3, y इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। लो, लाइट चली गई है। चलिए, कोई परेशानी नहीं है स्टूडेंट। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे आप बताएंगे कि इसके बाद क्या होने वाला है। ज़रा बताइए, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट? आपका 18 आपका आंसर आएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लाइट आने के बाद आपसे मिलते हैं। आएगा तब।